हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो है आज 7 अगस्त की। तो देखते हैं 7 अगस्त में क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या हेडलाइन है। तो वही है सबसे मेजर मुद्दा, तो वही अमेरिका वाला चल रहा है, अमेरिका की टैरिफ वॉर वाला। और नेशनल में कुछ न्यूज़ हैं, देखते हैं। और आज सभी तरह के आर्टिकल है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का है और ये व्यापार का है, जो मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए, जो अमेरिका और भारत के साथ वो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें। ये आरबीआई के गवर्नर का इंटरव्यू में है, तो देखते हैं इनके बारे में। शुरू करते हैं अपना अमेरिका, वही अमेरिका वाला। अमेरिका में क्या है कि रूस पर बौखलाएं ट्रंप, भारत पर टैरिफ करेंगे 50%। मतलब क्या है इसमें, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ट्रंप है ना, वो फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी 25% तो किए थे, हम सबको पता है। अब बोल रहे हैं कि अगर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए बात कर रहा है। किस लिए? अगर भारत रूस से सामान खरीदता रहेगा, तेल वगैरह, तेल और नेचुरल गैस खरीदेंगे, तो 25% और बढ़ा देंगे। और ये टैरिफ कब से लागू होगा? 27 अगस्त से, ये याद रखना। तो 27 अगस्त से भारत में 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। और इसमें ये भी कहे हैं, अगर ऐसा होता है और एक चीज़ और ये भी कहा है कि अगर ट्रंप, भारत ने जवाब में कोई अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाया, मतलब भारत ने काउंटर टैरिफ लगाया, तो उसके बाद फिर से और बढ़ा सकता है। मतलब अमेरिका कुल मिला के ये है कि अपनी आर्थिक मनमानी में उतर आया है, आर्थिक तानाशाही पे उतर आया है कि हम मनमाना टैरिफ बढ़ाने पे लगा हुआ है। भारत पे 50% कर दिया है। अगर भारत काउंटर टैरिफ लगाता है तो और भी बढ़ा देगा। मतलब ये क्या है कि समझ नहीं आ रहा है। अब ये 27 अगस्त से लागू हो गई, सारी चीज़ें बता दी हैं। अब ये हो जाएगा कि अब एशिया में सबसे ज़्यादा सब भारत पर टैरिफ हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार में भी अभी तक 40% ही लगाता है। तो ये ब्राज़ील की तरह हो जाएगा। ब्राज़ील में 50% है, उसके बाद भारत में भी हो जाएगा। तो इससे क्या क्या प्रभाव होगा भाई, ये बाकी चीज़ें तो पता है, बस ये याद रखिएगा कि फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात चल रही है। किस किस चीज़ में प्रभाव होगा? वही टेक्सटाइल अपना, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जेम्स एंड ज्वेलरी, इसका हम बहुत ज़्यादा, कुल निर्यात का लगभग 13% हम जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात करते हैं। ये याद रखना, कुछ डेटा याद काम आएंगे। और बाकी ये सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, ये सब पे प्रभावित होंगे। ये सब चीज़ें तो हैं। अब एक ये जो हमने कल परसों बात कर रहे थे ना, कि इसमें कि भारत को अपना विकल्प तलाशना चाहिए। हर कोई बोल रहा है कि अब भारत को अपना विकल्प तलाशना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे भारत विकल्प की ओर तलाश रहा है। अभी जो मैं कल भी बताया था कि फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष भारत आने वाले हैं। किस लिए आने वाले हैं? वार्ता करने। किस चीज़ की वार्ता हुई है, इसको देखते हैं। ये 4 अगस्त से 8 अगस्त में थे, 75वीं वर्षगांठ। अभी फिलीपींस में वो हुआ है, चुनाव हुआ है। तो चुनाव में अभी ये जीत के ही आए हैं। तो इन्होंने पहली यात्रा भारत में की है। और कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्र में पहली यात्रा करता है ना, तो उसका ये माना जाता है कि उस देश से संबंध काफ़ी अच्छे हैं और उसको आने वाले समय में उस देश के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बनाना है। मतलब अभी भारत और फिलीपींस का संबंध काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ की चर्चा हुई है। एक तो रक्षा सहयोग की चर्चा हुई है, याद रखिएगा। रक्षा सहयोग में खासकर ब्रह्मोस जो मिसाइल है अपनी, उसको निर्यात की बात हुई है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का डील हुआ है $375 मिलियन का, यानी अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एक ये भी यहाँ पे याद रखना है, डिफेंस एक्सपोर्ट। और दूसरी चीज़ किसमें बात हुई है? व्यापार के लिए, ये व्यापार एवं निवेश के लिए। ये दो चीज़ याद रखनी है फिलीपींस के साथ। तो ये कुल मिला के है कि हम अपना विकल्प देख रहे हैं। किसका? अमेरिका का। हम व्यापार तो करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और ये भी याद रखना है, अमेरिका के साथ जैसे हमारा $44 अरब का वो है ना, सरप्लस व्यापार करते हो, तो हमें इसकी भरपाई तो अब कहीं से करनी पड़ेगी। और जैसे हम 2-3 दिन पहले से बता रहे कि भारत का में 55% निर्यात प्रभावित होगा ये टैरिफ लगाने से। अमेरिका के टैरिफ लगाने से भारत का 55% निर्यात प्रभावित होगा। तो उसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं करनी है। तो इसकी भरपाई एक यहाँ से भी मिलेगी। अब इसमें देखते हैं कि ये भी अच्छी चीज़ है। ये सब इसका विकल्प के रूप में ही है। तो ये देखा, ये अभी द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन का होता है फिलीपींस के साथ। इसको और बढ़ाना है। और किस किस क्षेत्र में बढ़ाना है? ये फार्मास्यूटिकल उद्योग, IT सेवा, इंजीनियरिंग वस्तुएं और वस्त्रों का निर्यात, टेक्सटाइल वाला जो अमेरिका में भी करते थे, उसके लिए। बाकी इसमें ये बताया गया कि कब से फिलीपींस के साथ हमारे संबंध है। तो 1949 से संबंध है। नवंबर 1949 में फिलीपींस और दोनों देश के राजनयिक संबंध स्टार्ट हुए थे। बाकी उसमें थोड़ा इतिहास बताया है कि फिलीपींस हमारा पहले लुक ईस्ट नीति
लुक ईस्ट नीति में समाहित था, अब एक्ट ईस्ट नीति में आ गया है। एक्ट ईस्ट नीति 2015 से हो गई थी, पहले लुक ईस्ट नीति थी, अब एक्ट ईस्ट नीति हो गई। तो बाकी ये सब वही है, उनका इतिहास है। और फिलीपींस हमारे लिए किस किस चीज़ में मदद करता है ये याद रखना है, जो समुद्री सुरक्षा है और साउथ चाइना सी का मामला है ना, इस चीज़ में फिलीपींस सहयोग कर सकता है, जिसमें चाइना का अपना प्रभुत्व बनाता जा रहा है। और साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में प्रभुत्व और भारत को निगरानी क्यों रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो उसमें फिलीपींस एक सहयोगी राष्ट्र बन सकता है। अब देखते हैं ये गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद पहली बार चीन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो क्या हुआ कि अभी एससीओ की जो बैठक होने वाली है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में शायद, हाँ, तो उसमें प्रधानमंत्री जी खुद जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं इसको बताने की नीड नहीं है। जैसे कि अमेरिका बढ़ाते जा रहा है टैरिफ, अब इसका विकल्प तो कहीं तलाशना है। तो अब जाएंगे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ, चाइना जाएंगे। वहाँ पे किस चीज़ के लिए वार्ता करेंगे, एक तो ये संघ एससीओ की बैठक तो होगी ही होगी, ये एससीओ, उसके साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी होगी चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच। और तीसरी किस चीज़ में बात होगी, त्रिपक्षीय बैठक भी होगी, ये भी याद रखना। अभी हुई नहीं है कुछ, ये होने वाली है। इसमें 2-3 चीज़ों के लिए बात हो रही है। एक तो हमारा चीन के साथ संबंध बनेगा, इसमें चाइना के साथ हम संबंध सुधारने पे जा रहे हैं, और यहीं पे आ जाएगा रूस, क्योंकि एससीओ की बैठक में रूस भी आने वाला है। तो भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्राध्यक्ष, तीनों लोगों की एक बैठक होगी, और भारत और चीन के भी द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है, ऐसी इसमें संभावना जताई जा रही है। याद रखना है कि 2018 के बाद लगभग 7 सालों के बाद कोई राष्ट्राध्यक्ष चीन जा रहा है। और दूसरी एक ये न्यूज़ है, क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी मॉस्को गए हैं, मतलब रूस गए हैं, किस चीज़ में वार्ता करने के लिए, वही रक्षा सहयोग के बारे में। जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से कुछ भी सामान मत खरीदिए, तेल मत इंपोर्ट करिए, रक्षा डिफेंस इक्विपमेंट मत इंपोर्ट करिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। भारत अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है, इसलिए अभी हम फिर से गए। ये वही है कि यार ट्रंप के मुंह पे तमाचा वाली बात है ये, कि तुम मना कर रहे हो लेकिन हम तो जाएंगे ही, और ज़रूरी भी है क्योंकि हमारा राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखते हैं ये एक अच्छा आर्टिकल है। ये किसके ऊपर है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि 25% का टैरिफ लगा दिया, अब कह रहे हैं कि इस अगस्त से 27% का टैरिफ लगाएंगे, उसके ऊपर भी हम बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मतलब वो उनको ये चीज़ करने का अधिकार नहीं है ट्रंप को। क्यों नहीं है, अब उसके बारे में बताया। एक हमारे नोबल ये देखिए यहाँ पे है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है एक, क्या नाम है उनका, कुर्गमैन है, जीन पॉल कुर्गमैन। इन्होंने बोला है कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो सब कुछ गैर कानूनी है, ये सारी चीज़ें गैर कानूनी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे कई तर्क दिए। जो ट्रंप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, टैरिफ लगाना ये सब, वो इस एक्ट से कर रहा है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट, इसको ये भी कहते हैं। क्या है ये, हाँ ये देखिए IEEPA, इस एक्ट के तहत सारी चीज़ें कर रहा है ट्रंप, जो टैरिफ लगा रहा है। तो ये एक्ट क्या कहता है, इसमें इन्होंने बताया कि ये एक्ट जो है ये 3 कंडीशन पे ही किसी देश से या फिर अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित करने के लिए बात करता है। पहला कंडीशन क्या है कि ऐसा कुछ मामला आ जाए जिसमें ये हो जाए कि आयात पर टैरिफ लगाना आवश्यक हो गया, सुरक्षा कारणों से आवश्यक हो गया, तब कोई भी राष्ट्रपति टैरिफ लगा सकता है। और इसमें ये भी नहीं कहा है, इसमें टैरिफ का जिक्र नहीं किया है, बस अपनी इकोनॉमी को बचा सकता है, क्योंकि नाम भी है ना, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट, अमेरिका का एक्ट है 1977 का। तो इस एक्ट का नाम देखिए, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है टैरिफ लगा रहे हैं भारत पे और विभिन्न देशों में, लगभग 70 देशों के साथ टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका का। तो वो सारे टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं वो इस एक्ट के तहत लगाए जा रहे हैं, ये याद रखना है। और ये एक्ट इनको ये पावर नहीं देता, ऐसा इनका मानना है। किनका मानना है, नोबेल पुरस्कार विजेता ये कुर्गमैन जो है। तो इन्होंने क्या तर्क दिया है कि ये जो एक्ट है ये 3 कंडीशन देता है जब अमेरिका अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित कर सकता है। इकोनॉमी सुरक्षित करना मतलब बाहर से जो कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसको प्रतिबंधित करना, यानी टैरिफ लगा सकता है। लेकिन टैरिफ शब्द का उपयोग नहीं किया गया, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ टैरिफ शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ऐसी 3 कंडीशन कौन सी है, एक सुरक्षा कारण दिया है कि अगर कोई सुरक्षा का कारण है तो अमेरिका अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित कर सकता है। दूसरा क्या कारण है,
अनुचित व्यापार, जैसे डंपिंग कोई देश कर रहा है, अपने यहाँ सब्सिडी देकर निर्यात ज़्यादा बढ़ा रहा है, या फिर अपने यहाँ अपनी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया है कि काफ़ी ज़्यादा निर्यात करने पे पॉसिबल है। मतलब अपनी जैसे 10 रुपये की कोई प्रोडक्ट बनती है तो उसको 5 रुपये सब्सिडी दे दिया, 5 रुपये में निर्यात करवा रहा है, तो ये डंपिंग होती है। अगर कोई देश डंपिंग कर रहा है तब जवाब में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, ये बात है। लेकिन भारत तो अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहा है ना, अभी कोई भी जितने के साथ भी टैरिफ वॉर चल रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, इन्होंने ये भी बताया। और रही बात सुरक्षा कारण, तो सुरक्षा भी अमेरिका की इकोनॉमी अभी इतने खतरे में तो है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं कह चुके हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे महान अर्थव्यवस्था है। तीसरा कारण किस वजह से लगा सकता है, जब आर्थिक आपातकाल हो, इकोनॉमिक इमरजेंसी हो, तब ये एक्ट लागू हो सकता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बिना ये तीनों कारण के भी ये एक्ट लगा रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि टैरिफ थोपने का मामला चल रहा है। बस इतना याद रखना है, जिस एक्ट से लगा रहे हैं तो वो एक्ट नहीं है। और एक चीज़ और याद रखना है इसमें, क्या कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये फेडरल यूएस कोर्ट ऑफ फेडरल सर्किट ये भी है, इसने भी ट्रंप को टैरिफ लगाने को अवैध घोषित किया है, फिर भी ट्रंप लगा रहे हैं, ये याद रखना। ये एक अच्छा आर्टिकल था, इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैंने इसमें मिल जाएगी, एक सेकंड बता देता हूँ। ये इसकी पीडीएफ के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सर्च कर लीजिए ज्ञानपीठ_CSE, ये ज्ञानपीठ_CSE, या फिर इसे स्कैन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। अब देखते हैं इसको, ये हो गया। अब ये विश्व व्यापार युद्ध में भारत का रक्षा कवच, क्या रक्षा कवच है कि अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, सब देशों को क्या कहा है कि आग्रह किया है कि स्थानीय रूप से निर्मित उत्पाद को प्राथमिकता दिया जाए, मतलब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जाए। मेड इन इंडिया की बात कही जा रही है, तो इसमें यही बताया कि मेड इन इंडिया कहाँ, मेड इन इंडिया की बात पहले तो ये बताया कि जो ट्रंप टैरिफ वॉर कर रही है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, और फिर ये बताया कि जो आत्मनिर्भरता है वो अब अल्पकालिक नहीं है, दीर्घकालिक भारत के लिए काफ़ी रणनीतिक होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। स्वाभाविक सी बात है, हम कई दिनों से बात कर रहे हैं ना कि अब इसका एक ही उपाय है, जितने भी टैरिफ वॉर चल रही हैं या फिर किसी भी देश से अगर हमें अपनी शक्ति मजबूत करना है, तो इसका एक ही उपाय है कि हमें अपनी आप को पहले मजबूत करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर की ओर बनना पड़ेगा, हमें अपना विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि भारत की सर्विस इकोनॉमी तो बढ़ चुकी है, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं बढ़ी है। जिस दिन भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बढ़ जाएगी तो फिर ट्रंप जैसे लोगों की भारत में ज़्यादा कुछ चलने वाली नहीं है। तो इसमें इसी चीज़ के लिए बात कही गई है। क्या बात कही गई कि हमने 91 में बाजार तो खोला है, लेकिन उसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं हमको मिला है। 91 में बाजार खोला है तो हम उसको निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, हम केवल आयातक राष्ट्र बन के रह गए हैं। पहली बात तो ये बताया है उन्होंने। उससे क्या क्या है, फिर उन्होंने अब क्या रणनीतिक चल रही है आत्मनिर्भर बनने के लिए, अब क्या उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो क्या क्या उपाय बताए इन्होंने, पहली बात तो बताया है विदेश FDI के ऊपर। पहले इन्होंने बताया FDI के ऊपर, FDI को भारत प्रोत्साहन दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे प्रोत्साहन दे रहा है, तो विभिन्न सारी चीज़ों में भारत ने लगभग 100% FDI कर दिया है कि 100% FDI अलाउ है। सारी चीज़ों में नहीं, विभिन्न चीज़ों में। डिफेंस जैसे चीज़ों में 49% FDI अलाउ कर दिया है, ये याद रखना है। कुछ चीज़ों डिफेंस की कुछ चीज़ों में 49% है, कुछ चीज़ों में 74% तक FDI अलाउ हो गया। तो पहली चीज़ तो ये है FDI का। दूसरा क्या मामला है, एक PLI स्कीम जिसके बारे में हम कई दिनों से बात कर रहे हैं। PLI है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एक ELI स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और एक मेड इन इंडिया तो है ही। मेड इन इंडिया को अब इस वर्ष 10 वर्ष हो जाएंगे, ये याद रखना है। मेड इन इंडिया प्रीलिम्स को पूछेगा इस बार। क्यों पूछेगा, क्योंकि 10 ईयर कंप्लीट हो गए इसके। इसमें हमने एक बार चर्चा कर ली है, लेकिन प्रीलिम्स के टाइम पे इस पर और चर्चा करेंगे। तो इसमें मेड इन इंडिया की बात कही गई है, ये सारी स्कीम दी गई है। और किस चीज़ की बात कही है, भारत आत्मनिर्भर और कैसे बन रहा है ये बताया। तो और कैसे बन रहा है, हम अपनी अर्थव्यवस्था मतलब क्या कहते हैं, अपनी बुनियादी क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में बुनियादी सेक्टर वही बुनियादी सेक्टर के लाने, वही उत्पादन से जुड़ी स्कीम बना रहे हैं। और विभिन्न सारे पार्क खोले, जैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क है, और इंडस्ट्री हब बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो इसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है। एक तो विभिन्न सारे पार्क खोले, जैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क है, इंडस्ट्री हब खोल रहे हैं, और अपना ये जो सड़क वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, और स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन है, स्टैंड अप इंडिया मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन है, ये चीज़ें हैं। और भारत की याद रखिएगा, स्टार्टअप के मामले में
थर्ड इकोसिस्टम है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। और भारत में 1.4 लाख, यहाँ पे डेटा लिखा है, ये डेटा को याद रखना है ना, ये लिखने में काफ़ी काम आएगा। 1.4 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, जिसमें से 110 यूनिकॉर्न हो गए। यूनिकॉर्न कौन होता है? जिसका 10 साल के भीतर $10 बिलियन से ज़्यादा मार्केटिंग हो जाती, मतलब उसकी मार्केट कैपिटल बढ़ जाती है, तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो भारत में 110 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो गए हैं, इसके बारे में बताया। और ये तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम है भारत। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुल मिला के बात ये है कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है, जिसमें और तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बाकी चीज़ें तो हम सब जानते हैं पढ़े लिखे, लेकिन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भारत के लोगों को, उपभोक्ताओं को चेंज करना पड़ेगा, उपभोक्ताओं की जागरूक करना पड़ेगा। कैसे? जैसे जापान और दक्षिण कोरिया में होता है। जापान और दक्षिण कोरिया में क्या होता है, इसमें बताया गया है कि लोग स्वदेशी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर किसी देश का प्रोडक्ट है और उसी का विकल्प अपने देश का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जापान और दक्षिण कोरिया में लोग अपने देश का प्रोडक्ट खरीदने पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये यहाँ की केस स्टडी बताई गई है। तो इन्होंने ही बोला कि अगर ऐसा भारत में भी हो जाए कि भारत में 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, अगर वो अपने देश के प्रोडक्ट को प्राथमिकता में देने लगे ना, तब तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और अपना FDI भी आने लगेगा, तब तो भारत की इकोनॉमी एकदम बूम कर जाएगी। और इसमें भी कुछ स्कीम्स की बात कही गई है। एक वही ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात है, PM विश्वकर्मा योजना की बात है, ये सब उत्पादन बढ़ाने के लिए। हरित क्रांति की बात है, और इसमें एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन की बात है। ये किस लिए? ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के लिए, है ना। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या भारत कर रहा है, अगर मैं बता दूं तो एक तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, नवीकरणीय ऊर्जा पे बहुत ध्यान दे रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा में विशेषकर से सौर पैनल में किस लिए? PM सूर्य घर योजना है, जिसमें हर घर में सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वो सब है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास कर रहा है। तो बस इसमें वही सब है यार, स्कीम वगैरह की पूरी चर्चा हो गई है इसमें अपन की। अब देखते हैं ये आपदा, पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा आपदाएं चर्चा में है। बिहार की बाढ़ है, और जो अभी परसों हुआ है उत्तराखंड में तीन जगह पे, उत्तरकाशी के 3 जगह पे हुआ है बादल फटने की घटना। उसके पहले हमने बादड़ा में देखा था, पुल गिरा, स्कूल गिरा, बहुत सारी घटनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों पे बाढ़ देखी थी कुछ समय पहले। तो ये सारी आपदा है। तो इसमें इन्होंने 2 चीज़ अच्छी बात कही, जिसकी मैं समरी बता देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़िएगा तो जानिएगा। एक तो इन्होंने पूछा है कि भाई आपदा क्यों हो रही है। एक तो ये इन्होंने बोला कि विकास गलत तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक है ना। और दूसरी बात है इन्होंने प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया। क्या बोला है? अफसरशाही की तरफ भी इशारा किया। इन्होंने क्या बोला है कि जो पहाड़ में आपदाएं होती हैं, तो आपदाओं के डेटा हमारे पास हो जाते हैं, आपदाएं होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आपदाएं क्यों होती हैं? अभी जैसे आपदा हुई है, फिर कुछ समय बाद हम कुछ करेंगे नहीं, फिर आपदाएं बार बार होती हैं, आपदाओं, और बार बार वहाँ पर सड़क बनाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अवैज्ञानिक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता है। इस वजह से आपदाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है। इन्होंने उस चीज़ पर जोर दिया। ये हम बार बार पावर हाउस बना देते हैं, ये डैम बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या बांध सब बना देते हैं, जबकि हमको पता है कि उस एरिया में ये सारी चीज़ें नहीं बनानी है, ये सब अवैज्ञानिक तरीका है। तो क्यों बार बार बना देते हैं? अंत में क्या होता है कि सिविलियंस ही तो मारे जाते हैं। ये पंच परमेश्वर परियोजना का इन्होंने जिक्र किया है। तो इसको 2 नज़रिए से देखना है। इन्होंने सवाल ही खड़े किए, बेसिकली सवाल ही उठाए 2 तरीके से। एक तो प्राकृतिक आपदा चिंता का विषय तो है, लेकिन इसमें प्रशासन की भी कमियों को उजागर किया है बस इस विषय में। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये भी अच्छा आर्टिकल है। अभी ये तो RBI के गवर्नर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे गए, उसका उन्होंने जवाब दिया है। क्या क्या सवाल पूछे गए हैं? पहला तो ये सवाल पूछा है कि आपने आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है, इसमें अमेरिकी शुल्कों के संभावित प्रभावों का कितना ख्याल रखा गया? जैसे RBI ने कहा है ना कि भारत की इकोनॉमी 6.5% के आसपास रहेगी, तो इन्होंने बोला क्या अमेरिका वाला मामला याद रखा गया? तो RBI के गवर्नर ने बोला जी हाँ, अमेरिका का मामला हमने ध्यान रखा हुआ है। और अभी ऐसा नहीं कि 6.5% का अनुमान है तो ये भविष्य में घट नहीं सकता। अभी अगर जैसे ये मामला बढ़ेगा तो घट भी सकता है। और दूसरा इन्होंने चीज़ की कि भारत के आंकड़े जो हैं, भारत की अर्थव्यवस्था भी उतनी बड़ी है ना, हम इतनी छोटी अर्थव्यवस्था तो है नहीं, भारत की पॉपुलेशन भी तो इतनी बड़ी है, तो भारत के आंकड़े ये संभवतः इतने बने रहेंगे। दूसरा सवाल क्या RBI इस बात से चिंतित है कि
कि शुल्कों से आयात महंगा होने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इन्होंने बोला थोड़ा तो चिंता है, ज़्यादा चिंता नहीं है लेकिन थोड़ा चिंता है। क्यों ज़्यादा चिंता क्यों नहीं? क्योंकि भारत ऐसा नहीं कि अमेरिका बस से चीज़ें आयात करता है, अमेरिका से इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहा है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो बोला इतनी ज़्यादा चिंता है नहीं, उन्होंने बोला। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही है, एक मैम है पूनम गुप्ता मैम। पूनम गुप्ता मैम कौन है? डिप्टी गवर्नर। तो उन्होंने क्या कहा कि भारत खाद्य पदार्थों का ज़्यादा वो करता है, खरीद करता है, ज़्यादा बड़ी मार्केट है खाद्य पदार्थों की। तो इस वजह से खाद्य पदार्थ में अभी स्थिरता चल रही है, इसलिए अभी मुद्रास्फीति की संभावना कम है। और इस तरह और क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का वही इन्फ्लेशन कम होकर 3.1% आ गई है। तो ये क्या ये दर घटती नज़र आ रही है? क्या इसका परिणाम है? ऋण आवंटन बढ़ने लगा है, ये सारी पूछा। तो इन्होंने बोला हाँ हमारी मतलब इन्होंने बोला ना कि अभी इन्होंने RBI ने रेपो रेट कम किया है, 6.5% से 5.5 कर दिया, ये सबको पता ही होगा। तो इन्होंने बोले इसकी वजह से ऋण जो होता है, ऋण बांटने वाला, ऋण आवंटन वो बढ़ा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऋण आवंटन बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने बोले इस चीज़ का फ़ायदा तुरंत तो नहीं होता, इसका लंबे समय में मतलब अभी कुछ समय बाद इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी कुछ क्योंकि ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। फिलहाल इन्होंने बोला है कि अभी इतने % देखने को मिल रहा है। कितने %? 71 मतलब 0.71% कम हो गया है। हमने 1% घटा है, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल में 0.7% ये चीज़ें घट गई हैं। और एक क्वेश्चन क्या है, आवास ऋण में वृद्धि धीमी हो गई। तो इन्होंने बोला ये उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं बस, लेकिन ये है कि आवास ऋण अभी भी भारत में बढ़ रहा है। कुल टोटल ऋण का 14% ऋण आवास ऋण में जाता है, जबकि एवरेज है 10%। तो इन्होंने बोला कि अभी आवास ऋण वाला मामला सही है। तीसरी बात कही, अगर भारत और रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि भारत केवल रूस बस से तेल खरीदता है, भारत विभिन्न देशों से तेल खरीदता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, ये बात कही है। चौथी बात है जो CPI है अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें क्या भारांश को कोई बदलाव किया गया? जो 2027 में क्या भारांश में कोई बदलाव किया जाएगा? तो इन्होंने बोला अभी ऐसा नहीं है। और एक बात और क्या सवाल था कि भारत में शुल्कों से यहाँ विदेशी निवेश में क्या असर पड़ेगा, FDI में क्या असर पड़ेगा? तो इन्होंने बोला अभी ऐसा तो कहना मुश्किल है कि क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भविष्य कुछ भी हो सकता है ना। अभी जैसे अमेरिका की हम कुछ दिन पहले बताएं कि एक वो दल आने वाला है व्यापार समझौता में बात करने के लिए 22 अगस्त को, तो शायद हो सकता है कि अंतरिम व्यापार समझौता हो जाए। तो अभी ये चीज़ कहना मुश्किल है। बस इनके कुछ सवाल जवाब है, इसको देख लीजिएगा। अब सिमटते स्रोत और गहराता जल संकट तो सब जगह बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जल संकट की स्थिति से भारत थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील है, इसमें कुल मिला के यह बात कही गई है। इस संकट में गंभीर बना हुआ है, ये बात है इसमें। ये ऊपर तो इंट्रोडक्शन दिया है कि पृथ्वी जल से घिरी हुई है, 3.5% शुद्ध जल है, फिर उसका कुछ परसेंट 95% जल भंडार समुद्र में है, ये सारी बात है। 5% कुल बाहर है, जिसमें से 3.5% नदी जल तालाब में है, और 1.5% जल कहाँ पे? ग्राउंड वाटर में, भूजल में। ये डेटा याद रखना है। UPSC 2021 या फिर 20 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है इस डेटा से। 2021 या 20 में एक क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का जब देखेंगे तो ये क्वेश्चन सारे सामने आ जाएंगे। बाकी ये डेटा याद रखना है कि पानी कहाँ पे कितना, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे? ग्राउंड वाटर में, है ना, ये याद रखना। फिर उसके बाद नदी तालाब झीलों में है। और वैसे भी झीलों में सबसे कम पानी, नदियों और झीलों में सबसे कम पानी, क्योंकि उसके बाद सबसे ज़्यादा पानी पहले सबसे ज़्यादा समुद्र में है, समुद्र के बाद जो शुद्ध जल है उसका सबसे ज़्यादा ग्लेशियर में है, ग्लेशियर के बाद भूजल में। ये डेटा थोड़ा सा याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। और बाकी जल संकट के बारे में इसमें बताया गया है। हम सबको पता है कि आबादी बढ़ रही है, पानी की स्रोत तो उतने बढ़ नहीं रहे हैं, तो जल संकट तो बना रहेगा ही भविष्य में। और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, तो जल संकट तो स्वाभाविक सी बात है, बनना ही है। देश में जो जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, देश में जो छोटे छोटे कुआं तालाब जल हैं वो सब सूख रहे हैं। कुल मिला के जल का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। तो मिलते हैं फिर। मेन चीज़ें बता ही दी हूँ कि ये डेटा इसका याद रखना है कुछ। और जल प्रबंधन की समस्याएं सबको पता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है,
और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही क्लाइमेट चेंज ही बेसिक मेन प्रॉब्लम है। दूसरा क्योंकि उसी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर का जो पानी है वो सारा समुद्र में मिलता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और वैसे इसमें जुड़े रहिए। अगर लगातार चीज़ों को फॉलो करेंगे तो करंट अफेयर काफ़ी समझ में आने लगेगी। जैसे अमेरिका वाला मामला है, मेरे को नहीं लगता कि जो लगातार फॉलो कर रहा है उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी। खुद ही कुछ समझ आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे कर रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसको जो भी है अमेरिका वाला लगातार जो फॉलो कर रहा है ना, अगर ये आर्टिकल पढ़ लेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये पढ़ लेना एक बार, इसमें कुछ अच्छी चीज़ बताई है एक्ट के बारे में, तो हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हम लोग देखते ही रहे हैं। आत्मनिर्भरता कई दिनों से इसमें चर्चा हो रही थी, जो लगातार देखा है उसको चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। तो फिर थैंक यू।